हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीशन टॉपिक। ये लाइफ प्रोसेस का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। इसके पहले हम न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन खत्म कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक एक्सक्रीशन। चलो, क्या आप लोगों को पता है कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म हमने पहले बताया था जब लाइफ प्रोसेस चैप्टर स्टार्ट किया था। पहले लेक्चर में ही बताया था कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ठीक है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में वो सारी केमिकल रिएक्शन जो उनको सर्वाइव कराने के लिए चलती हैं वही कहलाती हैं मेटाबॉलिज्म। रिएक्शन को बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन, और ये जो प्रोसेस होती है इसे बोला जाता है मेटाबॉलिज्म। क्या बोला जाता है? मेटाबॉलिज्म। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो ना, नॉर्मली ये बोल सकते हो कि सेल के अंदर जो वर्क हो रहा है, सेल के अंदर जो वर्क हो रहा है वही क्या है? मेटाबॉलिज्म है। शॉर्ट में बोलना हो तो सेल के अंदर जो काम होता है, जो वर्क होता है, उसे हम क्या बोल देंगे? मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। क्योंकि सेल के अंदर वर्क किस फॉर्म में हो रहा है? रिएक्शंस के फॉर्म में हो रहा है ना। रिएक्शंस के थ्रू कोई नए प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है। वहां पे जो पुराने प्रोडक्ट हैं वो ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है। तो रिएक्शन के थ्रू ही होता है। किसके थ्रू होता है? रिएक्शन के थ्रू। वही कहलाता है मेटाबॉलिज्म। तो हम नॉर्मली ये कह सकते हैं ना कि सेल के अंदर जो काम हो रहा है, जो फंक्शन हो रहा है, वही मेटाबॉलिज्म है। क्या है? मेटाबॉलिज्म। और आपको पता है कि कहीं पर कोई काम होता है, जैसे हमारे घरों में अगर कोई वर्क हो रहा है तो वहां पे वेस्ट जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा? वेस्ट। और उस वेस्ट को क्या हम घर के अंदर रखते हैं? क्या घर के अंदर नहीं रखते। फिर क्या करते हैं भैया? उसे हम घर से बाहर कर देते हैं, रिमूव करते ही नहीं करते। मान लो अगर घर में जो वेस्ट जनरेट होता है, जैसे हमारे किचन में या कोई हम काम करवा रहे हैं, जो हमारे घरों में काम लगा होता है, तो वहां पे कुछ वेस्ट जनरेट होता है। अगर मान लो उसको हम घर में रख दिए तो क्या दिक्कत आएगी? तो भैया अगर उसे हम घर में रखेंगे, पहली चीज तो प्लेस फालतू का घेरेगा, उसका कोई काम है नहीं। दूसरा, वहां पर उससे टॉक्सिक केमिकल रिलीज हो सकते हैं, या वो टॉक्सिसिटी फैला सकता है। क्या फैला सकता है? टॉक्सिसिटी, जिससे हमारा सर्वाइवल क्या हो सकता है? मुश्किल हो सकता है। सेम उसी प्रकार सेल को मानो कि एक घर है। सेल को मानो क्या है? एक घर है। उसके अंदर क्या हो रहा है? काम हो रहा है। क्या हो रहा है? काम। उसके अंदर जो काम होता है उसे हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। तो वो जब सेल वर्क कर रही है उस दौरान भी तो वेस्ट जनरेट होगा ना। क्या जनरेट होगा? वेस्ट जनरेट होगा। जैसे हमारी सेल्स रेस्पिरेशन करती हैं, ये भी तो फंक्शन हुआ ना उनका, रेस्पिरेशन पढ़ा के आए, ठीक है। हमारी सेल जब रेस्पिरेशन करती हैं तो ग्लूकोज को ब्रेक करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती हैं। क्या रिलीज करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर याद हो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे ग्लूकोज था C6H12O6, ये क्या होता है? ग्लूकोज। डायरेक्ट ग्लूकोज लिखते हैं। ग्लूकोज था, सबसे पहले इसको ब्रेक किया गया था पायरुवेट में, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में लेकर गए। कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। क्या फॉर्म हुआ था? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, प्लस यहां पे एनर्जी। इस एनर्जी को तो हम यूज कर लिए, इस एनर्जी को क्या कर लिए? हम यूज कर लिए। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए क्या हुआ? अब वेस्ट हुआ। क्या हुआ? वेस्ट हुआ, ठीक है। और ये कौन सा वेस्ट हुआ? किसके दौरान जनरेट हो रहा है? ये मेटाबॉलिज्म हो रही है ना, फंक्शन हो रहा है। और सेल जो फंक्शन करती है उसे क्या बोल सकते हो आप? मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो इस मेटाबॉलिज्म के दौरान जो वेस्ट जनरेट हुआ उसे हम क्या बोल सकते हैं? मेटाबॉलिक वेस्ट बोल सकते हैं। क्या? मेटाबॉलिक वेस्ट। बात समझ में? हमने क्या कहा? सेल को मानो एक घर है, घर के अंदर जब कोई काम होगा मतलब मेटाबॉलिज्म, ये घर के अंदर मेटाबॉलिज्म होती है, जो वर्क होता है उसे मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। तो उसके दौरान वेस्ट जनरेट होगा। तो इसके यहां पर जब मेटाबॉलिज्म होगी तो जो वेस्ट जनरेट होगा उसे क्या बोला जाता है? मेटाबॉलिक वेस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेटाबॉलिक वेस्ट। तो ये कौन सा वेस्ट हुआ? क्या बोल सकते हैं? क्या ये मेटाबॉलिक वेस्ट है? क्या है? मेटाबॉलिक वेस्ट है। तो इसे सेल के अंदर रखना पड़ेगा कि इसको रिमूव करना पड़ेगा? इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो जिस प्रोसेस के थ्रू होता है, जिस प्रोसेस के थ्रू इस मेटाबॉलिक वेस्ट का रिमूवल होगा उसे ही बोला जाता है एक्सक्रीशन। क्या बोला जाता है? एक्सक्रीशन। भैया क्या कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल भी एक्सक्रीशन कहलाता है क्या? हाँ,
लंग्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल भी क्या है, एक्सक्रीशन का पार्ट है। किसका पार्ट है, एक्सक्रीशन का। लेकिन हम पढ़ते मेनली कौन सा वाला है, किडनी के थ्रू नाइट्रोजिनस वेस्ट, केवल कौन सा पढ़ते हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट। इसके अलावा भैया हमारी स्वेट ग्लैंड जो है वो स्वेट भी निकालती है ना, वो भी क्या है, एक्सक्रीशन में आता है। किस में आता है, एक्सक्रीशन में आता है। बात समझ में आई। लेकिन वो क्लास 11th में कहाँ पर पढ़ाया जाएगा आपको, क्लास 11th में जब आओगे तब वहाँ पे हम आपको पढ़ाएंगे कि जो स्वेट होता है, स्वेट भी हमारे किस में आता है, एक्सक्रीशन का पार्ट होता है। इसके अलावा जैसे होता है ना, यहाँ पे जो स्किन ऑयली हो जाती है यहाँ पर, ठीक है, तो ये हाइड्रोकार्बन्स कुछ रिलीज होते हैं, ठीक है, सीबम वगैरह इससे रिलीज होता है, ठीक है, तो वो भी किसका पार्ट होता है, एक्सक्रीशन का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है, एक्सक्रीशन का। लेकिन मेनली ज्यादातर बच्चों में ये होता है कंफ्यूजन कि भैया वो जो किडनी होती है ना वही एक्सक्रीशन करती है। किडनी क्या करती है, एक्सक्रीशन करती है यूरिन फॉर्म करके। तो यूरिन अकेले ही एक्सक्रीशन का पार्ट नहीं होता है, किडनी अकेले एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट नहीं होता है। बात समझ में आई। लेकिन मेनली हमें पढ़ना उसी के थ्रू होता है, क्योंकि मेन वो पार्ट होता है। बात समझ में आई। चलो, तो हम एक्सक्रीशन को डिफाइन क्या कर सकते हैं यार। एक्सक्रीशन को अगर हम डिफाइन करें, क्या करें, एक्सक्रीशन को अगर हम डिफाइन करें तो क्या बोल सकते हैं, द रिमूवल या द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी is known as excretion। ठीक है, तो क्या रिमूव करना बॉडी से, मेटाबॉलिक वेस्ट को। क्या रिमूव करना, मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से रिमूव करना क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। ये चीज याद रखना है आपको, ठीक है, कि मेटाबॉलिक वेस्ट को क्या करना, रिमूव करना। क्या कहलाएगा, एक्सक्रीशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक्सक्रीशन। ठीक है। अब भैया मेटाबॉलिक वेस्ट जैसे कौन से हुए, मेटाबॉलिक वेस्ट कौन से हुए भैया, मेटाबॉलिक वेस्ट, कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट जैसे मेटाबॉलिज्म के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है कि नहीं होता है, होता है। ठीक है, इसके अलावा नाइट्रोजनस वेस्ट, इसके अलावा जैसे प्लांट्स वगैरह में जो एक्सेस वाटर होता है वो भी उनके लिए क्या है, वेस्ट है, एक्सेस वाटर। ठीक है, एक्सेस में जो वाटर है वो भी क्या होता है, वेस्ट होता है। ठीक है, उसको भी क्या करना, रिमूव करना। ठीक है, ये हो गया क्या, मेटाबॉलिक वेस्ट। ठीक है, अब यार नाइट्रोजनस वेस्ट एनसीईआरटी में 2 दिया गया है, होते तो 3 है। क्लास 11th में आप पढ़ोगे, कहां पर पढ़ोगे, क्लास 11th में। ठीक है, लेकिन क्लास 10th में 2 दिया गया, तो हम केवल 2 की बात करेंगे। ठीक है, लिखाएंगे तीनों बोल देंगे, लेकिन आपको 2 याद रखना है। तीसरा भी लिख देते हैं, अमोनिया यूरिया और यूरिक एसिड। ठीक है, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, ये तीनों क्या होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। वैसे तो हमारे बॉडी में जब मेटाबॉलिज्म होती है उस दौरान अमोनिया जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है, अमोनिया। और जो अमोनिया होता है बहुत टॉक्सिक होता है। अमोनिया क्या है, ये बहुत टॉक्सिक है। ठीक है, तो हमारे बॉडी में एक साइकिल चलती है लीवर में। ठीक है, उस दौरान क्या होता है, उस साइकिल में क्या होता है, जो अमोनिया है, अमोनिया के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड किया जाता है। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड मिल करके किसका फॉर्मेशन करते हैं, यूरिया का। किसका फॉर्मेशन करते हैं, यूरिया का। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, NH2CONH2। क्लास 12th में, क्लास 11th में बताया जाता है, NH2CONH2। तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल की जरूरत होती है अमोनिया की, 1 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का, तो यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल किसका बनता है, यूरिया का। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमारे अंदर कहाँ पर होती है, लीवर में होती है। कहाँ पर होती है, लीवर में। भैया याद रखना है क्या, तो ये हमें याद नहीं रखना है,
ये याद नहीं रखना है, लेकिन याद रखना हमारे बॉडी में अमोनिया ही वेस्ट प्रोड्यूस होता है। नाइट्रोजनस वेस्ट में कौन सा प्रोड्यूस होता है? अमोनिया, लेकिन उसको कन्वर्ट किस में कर दिया जाता है? यूरिया में, क्योंकि अमोनिया के रिमूवल के लिए वाटर ज्यादा चाहिए और हमारा सिस्टम, हमारे बॉडी का जो सिस्टम है ये इतना वाटर प्रोवाइड नहीं कर सकता कि अमोनिया को क्या कर सके, हम रिमूव कर सकें, क्योंकि जितना ज्यादा टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट होगा उतने ही ज्यादा वाटर की जरूरत होती है उसको क्या करने के लिए, रिमूव करने के लिए। तो नाइट्रोजनस वेस्ट में जैसे अमोनिया जो है ये उन ऑर्गेनिज्म में फॉर्म होता है या मेन नाइट्रोजनस वेस्ट होता है जो पानी में पाए जाते हैं ज्यादा, जिनके लिए पानी की कोई कमी नहीं होती है, तो मेनली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में होता है। तो इसके रिमूवल के लिए ज्यादा वाटर की जरूरत, इसके लिए कम, और इसके लिए तो बहुत ही कम होती है। ये जैसे बर्ड्स वगैरह में होता है, किसमें होता है? बर्ड्स में। और ये पेलेट्स के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है? पेलेट्स के फॉर्म में बहुत ही कम उसमें क्या होता है? वाटर होता है। ठीक है, तो यूरिक एसिड को रिमूव करने के लिए बहुत कम वाटर की जरूरत होती है, फिर इससे ज्यादा होती है यूरिया में, और फिर सबसे ज्यादा किसमें होती है? अमोनिया में। लेकिन ये सब आपसे पूछा नहीं जाएगा, यहां से बस 2 नाइट्रोजनस वेस्ट आपको याद रखना है। कितने नाइट्रोजनस वेस्ट याद रखने हैं? 2, यूरिया और यूरिक एसिड। ये एनसीईआरटी में दिया गया है, बात समझ में आई? तो ये हो गया हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट, इसके अलावा मेटाबॉलिक वेस्ट वगैरह। ठीक है, अब बात करते हैं कि ऑर्गेनिजम्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है। ठीक है, एक्सक्रीशन तो देख लिया, अब ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीशन कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले हाउ excretion takes place in unicellular organisms। ठीक है, जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें एक्सक्रीशन कैसे होता है। ठीक है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीशन कैसे होता है, बात करते हैं। जैसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में अमीबा ले लें, ये अमीबा हो गया, इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, अमीबा कहाँ रहता है? पानी में रहता है, एक्वेटिक है, तो ऐसे ये पानी में रहेगा। ठीक है, तो ये करता क्या है? 1 मिनट, ये हमारा क्या हो गया? अमीबा हो गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में तो अमीबा में है नहीं तो वैसे इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स वगैरह पाए जाते हैं, उन वैक्यूल्स के थ्रू ये क्या करता है? रिमूवल करता है, लेकिन वो सब हमें नहीं देखना है। सिंपल सी बात करना है कि जैसे यूनिसेल्युलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं? अपनी बॉडी सरफेस से, ठीक है, इनकी ये बॉडी सरफेस है, ये इनकी क्या है? बॉडी सरफेस। ठीक है, वैसे तो इनमें वैक्यूल्स वगैरह पाए जाते हैं, उनकी हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, ये अपनी बॉडी सरफेस से क्या कर देते हैं? मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर कर देते हैं। कहाँ से बाहर करते हैं? मेटाबॉलिक वेस्ट को अपनी बॉडी सरफेस से क्या कर देंगे? बाहर कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा जैसे बैक्टीरिया हो गया, कौन हो गया? बैक्टीरिया हो गया, इसमें तो डीएनए ऐसे ही पाया जाता है, ये इसका साइटोप्लाज्म हो गया। ये है क्या? बैक्टीरिया। ठीक है, तो बैक्टीरिया वगैरह हो गया या अमीबा वगैरह हो गया, जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मेनली वो क्या करते हैं? अपनी बॉडी सरफेस से ही, अपनी बॉडी सरफेस से बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन नाइट्रोजनस वेस्ट या बोलो जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उनको बॉडी से बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पे आया है हाउ एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, तो क्या बोलोगे? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स
in unicellular organisms mainly excretion takes place from their body surface by the process of simple diffusion। ठीक है, मतलब जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें बॉडी सरफेस से ही, कहां से, बॉडी सरफेस से ही सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, किसके थ्रू, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू बॉडी सरफेस से क्या कर देते हैं, एक्सक्रीशन कर देते हैं। इतना सिंपल इनमें होता है, क्योंकि कोई सिस्टम तो पाया नहीं जाता यार। एक सिंगल सेल है तो सिंगल सेल में कोई सिस्टम होगा क्या, कोई सिस्टम नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर ये क्या कर देंगे, एक्सक्रीशन कर रहे हैं। ये नाइट्रोजनस वेस्ट बोल सकते हो आप। ये क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर कर रहे हैं। ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट क्या कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं। कौन सी प्रोसेस का के थ्रू, बाई सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, बाय सिंपल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन तो पता ही है, किसी भी सब्सटेंस का अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होता है वही कहलाता है डिफ्यूजन। क्या कहलाता है, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या है, एक बार फिर से बोलना, किसी भी सब्सटेंस का अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होता है उसे डिफ्यूजन बोला जाता है। ठीक है, सिंपली इसी को क्या बोल दिया जाता है, सिंपल डिफ्यूजन। क्या बोला जाता है, सिंपल डिफ्यूजन बोला जाता है। ठीक है, चलो, तो ये हो गया कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में आखिर एक्सक्रीशन कैसे हुआ। अब हम बात करते हैं, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाती है, जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे ही उनके अंदर एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम डेवलप होता है। किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कॉम्प्लेक्सिटी जैसे बढ़ेगी ऑर्गेनिज्म में, वैसे ही उनका सिस्टम में भी क्या होगी, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगी। तो एक्सक्रीशन के लिए जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, जैसे ह्यूमन बीइंग, उनके लिए कॉम्प्लेक्स सिस्टम पाया जाता है एक्सक्रीशन करवाने के लिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट कि ह्यूमन बीइंग्स में आखिर एक्सक्रीशन कैसे होता है। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग में जो एक्सक्रीशन होता है वो होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू, बाय एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन बीइंग में जो एक्सक्रीशन होता है वो क्या, किससे होता है, वेल डिफाइंड एक्सक्रीटरी सिस्टम से होता है। अब ह्यूमंस के एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, ह्यूमंस के एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आते हैं, तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम में 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट। सबसे पहला है किडनी, देन है यूरेटर, थोड़ा सा इधर कर देते हैं, फिर नेक्स्ट है यूरिनरी ब्लैडर, और लास्ट है यूरेथ्रा। ठीक है, तो ह्यूमंस के एक्सक्रीटरी सिस्टम में 4 पार्ट आते हैं। पहले तो पार्ट पता होना चाहिए कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, क्योंकि 5 नंबर में सीबीएसई में आ चुका है कि एक्सक्रीशन क्या होता है। ठीक है, ह्यूमंस के एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है।
ठीक है, तो यहाँ से ये बनने के चांसेस रहते हैं। एक बार आ चुका है तो याद रखना। तो एक्सक्रीशन तो पता चल गया, एक्सक्रीशन क्या होता है, बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करना, जिस प्रोसेस के थ्रू होता है उसी क्या बोला जाता है, एक्सक्रीशन बोला जाता है। तो ह्यूमंस के एक्सक्रीटरी सिस्टम में 4 पार्ट आते हैं, किडनी हो गया, यूरेटर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया और यूरेथ्रा हो गया। ठीक है, अब सबके नंबर देख लो, ये कितने होते हैं, कैसे होते हैं, पेयर्ड होते हैं। ये कैसे होते हैं, पेयर्ड होते हैं। और ये सिंगल मतलब अनपेयर्ड, सिंगल मतलब अनपेयर्ड। ठीक है, किडनी का काम क्या होता है, किडनी का काम क्या क्या होता है, सबके फंक्शन। ठीक है, तो जो किडनी होता है ये ब्लड को फिल्टर करता है, फिल्टर्स ब्लड एंड फॉर्म्स यूरिन। ठीक है, ब्लड को फिल्टर करता है और यूरिन का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। ब्लड को ही फिल्टर करके क्या करेगा, ये यूरिन फॉर्म करेगा। ठीक है, यूरेटर का काम क्या होगा, यूरेटर का काम क्या होगा, ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यूरेटर का काम क्या होगा, किडनी से यूरिन को ब्लैडर तक पहुंचाना। ठीक है, क्योंकि एक ट्यूब होती है, क्या होती है, यूरेटर एक ट्यूब होती है जिसका काम होता है किडनी में जो यूरिन बना है फिल्ट्रेशन करके ब्लड को, उसको ब्लैडर तक क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, तो यूरेटर का काम होगा यूरिन को ट्रांसपोर्ट करना किडनी से ब्लैडर तक। यूरिन का काम, ब्लैडर का क्या काम होगा, यूरिनरी ब्लैडर जो होगा इसका काम क्या होगा, इट टेम्परेरली स्टोर्स यूरिन। ठीक है, ये यूरिन को क्या करता है, टेम्परेरली स्टोर करता है, परमानेंटली नहीं करेगा, याद रखना, परमानेंटली नहीं करेगा, टेम्परेरली, ये चीज याद रखना। ये आपको घुमाने के लिए दे भी सकते हैं वहां पे। ठीक है, स्टेटमेंट वाइज अगर क्वेश्चन आ गया तो मे बी वहां पे वो दे दें। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ भैया। यूरेथ्रा का काम क्या होता है, इट पास आउट यूरिन। ठीक है, यूरेथ्रा का क्या करेगा, यूरिन को पास आउट करेगा। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स हैं, उनका फंक्शन क्या है। इतना ही एक बार 5 नंबर में आया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, कि ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम में 4 पार्ट आते हैं। पहला हो गया क्या, किडनी एक पेयर होता है, यूरेटर एक पेयर होता है, हर किडनी से एक यूरेटर निकलता है। ठीक है, और एक ब्लैडर होता है और एक यूरेथ्रा होता है। किडनी का काम होगा ब्लड को फिल्टर करके यूरिन का फॉर्मेशन करना, यूरेटर का काम होगा किडनी से ब्लैडर तक क्या करना, यूरिन ट्रांसपोर्ट करना। इसके अलावा ब्लैडर का काम क्या होगा, टेम्परेली यूरिन को स्टोर करना जब तक ब्रेन से मैसेज नहीं आता उसे पास आउट करने के लिए। इसके अलावा यूरेथ्रा का काम होगा यूरिन को क्या करना, पास आउट करना। इतनी बात समझ में आ गई। आ जाओ भैया, देखो जरा, जैसे किडनी के बारे में बहुत ज्यादा यहां पे है नहीं, ज्यादा डिटेलिंग क्लास 11th में है। एक मिनट, चलो जाने दो, दूसरी बना देते हैं। हम सोचे कॉपी कर दें यार।
ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है। आ जाओ देखो ज़रा। अच्छा, ये हम आर्टरी, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, वेन हो गई। ठीक है, एक चीज याद रखना, हायर क्लास में आएगा, रीनल एक टर्म होता है, रीनल का मतलब होता है बायोलॉजी में किडनी। तो किडनी को बायोलॉजिकल टर्म में क्या नाम दिया जाता है, रीनल टर्म दिया जाता है। क्या दिया जाता है, रीनल। ठीक है, तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि ये जो आर्टरी है, कौन सी आर्टरी है, ये रीनल आर्टरी है, और ये वेन कौन सी है, रीनल वेन है। ठीक, ये हो गया यूरेटर, ये किडनी, ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर, ये हो गया यूरेथ्रा, और यहां पर एक स्पिंक्टर लगा होता है, स्पिंक्टर बोल सकते हो दरवाजा, मस्कुलर होता है। कैसा होता है, मस्कुलर। ठीक है, ये यूरेथ्रल स्पिंक्टर होता है। क्या होता है, यूरेथ्रल स्पिंक्टर। ठीक है, आ जाओ देखो, तो ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये पार्ट है। ठीक है, अब ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ह्यूमन का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये है कहां पर, लोकेटेड इन एब्डोमेन, लोकेटेड इन एब्डोमेन। ठीक है, अगर हम किडनी की बात करें, एनसीईआरटी में केवल किडनी के बारे में बताया गया है,
तो हम मेनली किडनी के बारे में बात करेंगे कि जो किडनी होता है ये प्लेस्ड होता है, प्लेस्ड इन एब्डोमेन, on the both side of backbone. ठीक है, बैकबोन को ही वर्टिब्री बोलते हैं हम। ठीक है, ठीक है, बैकबोन को ही क्या बोला जाता है, वर्टिब्री बोला जाता है। तो किडनी के बारे में पूछ सकते हैं, किडनी कहां पर प्लेस्ड होती है, तो किडनी कहां पर प्लेस्ड है भैया, एब्डोमेन में। कहां पर प्लेस्ड है, एब्डोमेन में। ठीक है, बैकबोन के दोनों साइड में। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें तो हमारा इधर ये क्या है, ये क्या है हमारा, इधर ये बीच में बैकबोन है। ठीक है, तो इसके एक इस साइड और एक इस साइड, ठीक है, यहाँ के आसपास, ये नीचे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा ये नीचे। ठीक है, क्या होता है, एक किडनी इस साइड पाई जाती है और एक किडनी इस साइड पाई जाती है। ठीक है, और ये हमारा पीछे वाला साइड जो होता है इसे बोलते हैं डॉर्सल। क्या बोलते हैं, डॉर्सल साइड बोलते हैं, इतना याद रखना। ठीक है, ये हमारा वेंट्रल होता है, लेकिन ये तो पूछा जहां तक है नहीं जाएगा, क्लास 11 में बताया जाता है। ये हमारा वेंट्रल साइड होता है। ठीक है, और ये जो हमारा होता है ये डॉर्सल साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डॉर्सल। ये इसको क्या बोलते हैं, लेटरल। लेटरल, वेंट्रल, डॉर्सल, एंटीरियर, और ये क्या होता है, पोस्टीरियर होता है। ठीक है, एनस जो होता है वो पोस्टीरियर साइड में होता है। किधर होता है, पोस्टीरियर साइड। ठीक है, चलो आ जाओ, देखो यार, तो ये इतना हो गया हमारे किडनी के बारे में। किसके बारे में, किडनी बोल सकते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, कि ये सारे पार्ट्स आते हैं। यूरेटर का काम देखो, किडनी में जो यूरिन बनेगी उसको ब्लैडर तक लेकर आना, इधर से दोनों से दो है। इसके अलावा ब्लैडर का काम होगा टेम्परेरी स्टोर करना, यूरेथ्रा का काम क्या होगा, यूरिन को पास आउट करना। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो यार, आखिर यूरिन फॉर्म कैसे होता है, जो यूरिन है इसका फॉर्मेशन कैसे होता है वो देखते हैं हम। तो हर किडनी में मिलियंस में नेफ्रॉन पाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्लास 11th एनसीईआरटी। ठीक है, हर किडनी में, पहले ऐसे बात करते हैं कि जो नेफ्रॉन जो होता है ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। It is the structural and functional unit of kidney। ठीक है, तो हमारे किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन है, नेफ्रॉन है। कौन है, नेफ्रॉन। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं ट्यूबुलर पार्ट होता है। नेफ्रॉन का ऐसा पार्ट होता है, ट्यूबुलर पार्ट या ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इन किडनी। ठीक है, नेफ्रॉन क्या होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट की तरह वर्क करता है। ठीक है, इसका काम होता है यूरिन का फॉर्मेशन करना। ठीक है, जैसे अभी हमने बताया था किडनी क्या करती है, यूरिन का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, ब्लड को फिल्टर करके। तो एक्चुअल फिल्ट्रेशन करता कौन है, एक्चुअल फिल्ट्रेशन करता कौन है, नेफ्रॉन। कौन करता है, नेफ्रॉन। इसे फिल्ट्रेशन यूनिट भी बोला जाता है। नेफ्रॉन is also known as filtration unit। ठीक है, क्या बोला जाता है, फिल्ट्रेशन यूनिट भी बोला जाता है। ठीक है, और हर किडनी में मिलियंस में नेफ्रॉन होते हैं। ईच किडनी
contains millions of nephron। ठीक है, तो अगर आपसे नेफ्रॉन के बारे में आता है, नेफ्रॉन क्या होता है, ठीक है, इट इज द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ द किडनी विच इज ट्यूबुलर इन स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब ट्यूबुलर स्ट्रक्चर की ये होती हैं और ये फंक्शनल यूनिट होती हैं। और बेस्ट बोलना है तो आप बोल सकते हो इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। ठीक है, और हर किडनी में ये किस में होते हैं, मिलियंस में, और 1 मिलियन बराबर कितना होता है, 10 लाख। ठीक है, 1 मिलियन बराबर कितना होगा, 10 लाख होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब आओ देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, कि ये नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट्स हैं। ठीक है, और ये कैसे यूरिन का फॉर्मेशन करता है, मतलब ब्लड का फिल्ट्रेशन करता है। ठीक है, देखना जरा, जो नेफ्रॉन है इसके ट्यूबुलर के स्ट्रक्चर की स्टार्टिंग होती है एक कप लाइक स्ट्रक्चर से। एक मिनट यार, सबसे पहले इसमें एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है, एक हाईली कॉन्वोल्यूटेड पार्ट होता है। कॉन्वोल्यूटेड कहने का मतलब घुमावदार। ठीक है, तो ये जो बोमेंस कैप्सूल होता है ये कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि ओपन होता है एक हाईली कॉन्वोल्यूटेड पार्ट में, जिसको बोला जाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, देन ये जाके ओपन होता है एक पतली सी ट्यूब में। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो गया किसका, नेफ्रॉन का है। किसका स्ट्रक्चर है, नेफ्रॉन का। इसमें देखना सबसे पहले ये जो कप लाइक का है। ठीक है, एकदम कप जैसे नहीं होता है, बायोलॉजी में कोई एग्जैक्ट नहीं होता है, नहीं बोल दो भैया कप तो ऐसे नहीं होता है। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं बोला गया है, कप लाइक। ठीक है, ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है ये बोमेंस कैप्सूल होता है, बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, ये ज्यादा जो घुमावदार स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड। कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है घुमावदार ट्यूब्यूल। ठीक है, शॉर्ट में इसको पीसीटी भी बोला जाता है, क्लास 11th में बताया गया है। ठीक है, फिर ये जो पतली सी ट्यूब है ये हेनलेज लूप होती है, हेनलेज लूप या लूप ऑफ हेनले भी बोला जाता है, हेनलेज लूप या लूप ऑफ हेनले भी बोला जाता है। ठीक है, फिर ये जाकर ओपन होता है फिर से एक हाईली कॉन्वोल्यूटेड पार्ट में जिसका नाम होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, और ये होती है कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है भैया, ये क्या है, ये भी कई सारी, ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कई सारे नेफ्रॉन के आके इसी में क्या होते हैं, ओपन होते हैं। ठीक है, इसे शॉर्ट में डीसीटी भी बोला जाता है, डीसीटी। ये पीसीटी हो गया प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये डीसीटी हो गया डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, तो यहां पर कई सारे डीसीटीज आती हैं यहाँ पे।
कई सारे DCT से यहाँ पे क्या होता है, यूरिन जो है ये कलेक्टिंग डक्ट में आके स्टोर होता है, फिर स्टोर क्या, कलेक्टिंग डक्ट उसको कलेक्ट करती हैं, फिर इसको आगे पहुंचाती हैं, पेल्विक रीजन वगैरह कुछ होता है वहां पे पहुंचाती हैं या पेल्विस पे पहुंचाती हैं, ठीक है, वो सब आगे का पार्ट है। तो यहाँ पर जो नेफ्रॉन है इसमें सबसे पहला पार्ट कौन सा है, बोमेंस कैप्सूल, देन PCT, देन लूप ऑफ हेनले, देन DCT और लास्ट में कौन सा, कलेक्टिंग डक्ट। इतना हमें याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो बोमेंस कैप्सूल है, यहाँ पर कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है, यहां पर कैपिलरीज का क्या होता है, एक नेटवर्क होता है, ठीक। ये आर्टरियोल्स होती हैं, क्या होती हैं, आर्टरियोल्स। ये इफरेंट आर्टरियोल्स होती हैं, और ये एफरेंट आर्टरियोल। भैया नाम याद रखना है क्या, नाम नहीं याद रखना, बस बता दे रहा हूं, एफरेंट आर्टरियोल। अभी लास्ट बता दूंगा आपको याद कितना रखना है, ठीक है, बस अभी सुनते जाओ। तो एफरेंट आर्टरियोल ये वाली, जिससे ब्लड आता है इधर से आएगा, ठीक है, इधर से आगे जाता है ब्लड, ठीक है। तो ये एफरेंट आर्टरियोल, ये इफरेंट आर्टरियोल, ठीक है। अगर आप देखो तो इसको हमने थोड़ा सा चौड़ा बनाया है, इसको कैसा बनाया है, पतला बनाया है, ठीक है, इसका यूज होता है यहाँ पर। और ये बीच में ये वाला जो पार्ट है, जो कैपिलरीज का एक नेटवर्क है, ये कहलाता है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस होता क्या है, ये क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज, क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज, ठीक है। तो बोमेंस कैप्सूल ऐसे मानो, ये बोमेंस कैप्सूल होती हैं, ठीक है, इसके अंदर क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरीज का एक क्लस्टर बना होता है जिसको क्या बोला जाता है, क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ग्लोमेरुलस। अब देखो फिल्ट्रेशन होता कैसे है, ठीक है। ब्लड इधर से आता है, ये एफरेंट आर्टरियोल ब्लड लेकर आती है यहाँ पर, तो ग्लोमेरुलस में क्या होता है, हाई प्रेशर के कारण, ग्लोमेरुलस में हाई प्रेशर के कारण ब्लड जो है, ब्लड से फिल्टर होके वेस्ट मटेरियल, इसके अलावा प्लाज्मा का कुछ पार्ट, ठीक है, बोल सकते हो जैसे वाटर वगैरह, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये सारे पार्ट यहां से फिल्टर होके किस में चले आते हैं, इस बोमेंस कैप्सूल में चले आते हैं। कहां पर चले आते हैं, बोमेंस कैप्सूल। सुनना जरा, जब ब्लड एफरेंट आर्टरियोल के थ्रू ग्लोमेरुलस से पास होता है, तो यहां पर हाई प्रेशर के कारण ब्लड से कुछ पार्ट फिल्टर होके कहां पे चला आता है, बोमेंस कैप्सूल में। कहां पे चला आता है, बोमेंस कैप्सूल में। कैसे आता है वो अपने एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, ठीक है। तो यहां पर बोमेंस कैप्सूल में ब्लड फिल्टर होके आ गया है, कुछ पार्ट फिल्टर होके आ गया है, ठीक है। जो पार्ट यहां पे फिल्टर होके आएगा उसे बोला जाता है फिल्ट्रेट। क्या बोला जाएगा, फिल्ट्रेट बोला जाता है। ब्लड का जो भी पार्ट फिल्टर होके बोमेंस कैप्सूल में आया उसे क्या बोला गया, फिल्ट्रेट बोला गया, ठीक है। अब ये जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट जो है, जो कि है कहां पे, बोमेंस कैप्सूल में, बोमेंस कैप्सूल में। इसमें है क्या क्या, contains wastes, important salts, और भी कौन से वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट, important salts, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, एक्सेस वाटर, ठीक है।
जब ब्लड फिल्टर होके, ब्लड का जब फिल्टर होके जो भी पार्ट इसमें आया बोमेस कैप्सूल में, वो क्या कहलाता है? फिल्ट्रेट कहलाता है। इस फिल्ट्रेट में होता क्या क्या है? जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो होता है, इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स होते हैं, ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड्स होती हैं, इसके अलावा एक्सेस अमाउंट में वाटर होता है। ठीक है, अब इनमें से ये सारे तो हमारे लिए क्या हैं? इंपॉर्टेंट हैं। ये हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको क्या करना पड़ेगा? एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। हैज टू बी री एब्जॉर्ब्ड। इतनी बात समझ में आई? तो जो भी पार्ट फिल्ट्रेट में आया वो पूरा का पूरा वेस्ट नहीं है, अभी वो यूरिन नहीं है। अभी क्या वो यूरिन है? क्या क्या ये फिल्ट्रेट यूरिन है? क्या क्या ये जो फिल्ट्रेट है क्या ये यूरिन है? क्या नहीं। बाद में इसी फिल्ट्रेट से जब ये इंपॉर्टेंट मटेरियल्स क्या कर लिए जाएंगे? एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। ठीक है, तभी ये क्या कहलाएगा? ये जो फिल्ट्रेट है क्या कहलाएगा? यूरिन कहलाएगा। ठीक है, फिल्ट्रेट से माइनस कर दो इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स प्लस इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिएंट्स प्लस एक्सेस वाटर। जो एक्सेस में वाटर है उसको बाहर करना है, थोड़ा बहुत पानी उससे बाहर भी करना है, यूरिन के थ्रू भी हटाना है। ठीक है, लेकिन एक्सेस में जो पानी है उसको हटाना है। ठीक है, ये बाहर कर दो, क्या बन जाएगा? यूरिन फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा? यूरिन। इतनी बात समझ में आई? ठीक, चलो आ जाओ। देखो अभी होता कैसे है। अब ये जो फिल्ट्रेट है, ये जो फिल्ट्रेट है अब आगे बढ़ेगा इन ट्यूबुलर पार्ट से, ऐसे ही आगे बढ़ेगा, ये ऐसे बढ़ता हुआ जाएगा। और जब ये यहां पे आ जाएगा, जब ये यहां पे आएगा तो इससे सारे इंपॉर्टेंट मटेरियल्स निकल चुके होंगे। जब यहां पे आएगा तो ये कहलाने लगेगा क्या? यूरिन। क्या कहलाने लगेगा? यूरिन कहलाने लगेगा। क्यों? क्योंकि जब ये यहां से निकलेगा इधर से ग्लूकोज बाहर हो जाएगा। ठीक है, अमीनो एसिड्स क्या हो जाएंगी? बाहर हो जाएंगी। जो एक्सेस वाटर होगा यहां से बाहर हो जाएगा। एक्सेस वाटर जो एक्सेस अमाउंट में होगा वो यहां से क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स यहां से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, सॉल्ट्स इधर से बाहर हो गए, वाटर यहां से बाहर हो गया, ग्लूकोज, अमीनो एसिड इधर से बाहर हो गए। ठीक है, अब ये सारे मटेरियल क्या हो गए? बाहर कर लिए गए। किससे? फिल्ट्रेट से। तो जब ये मटेरियल कहां पे चला आता है? कलेक्टिंग डक्ट में। इसी को क्या कहते हैं? यूरिन कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरिन कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप बोल सकते हो ना कि इन ट्यूबुलर पार्ट से रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है इन मटेरियल्स का। किसका? जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, एक्सेस में वाटर, इसके अलावा इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स, इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स। ठीक है, इन सारे मटेरियल्स को क्या किया गया है? रीएब्जॉर्ब किया गया है। ठीक है, कहां से? इन ट्यूबुलर पार्ट से। ठीक है, तो यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप्स होते हैं। यूरिन फॉर्मेशन में कितने स्टेप्स होते हैं? 3 स्टेप। ठीक है नहीं, मैं बता दे रहा हूं। स्टेप्स इन यूरिन फॉर्मेशन, ये क्लास 11th में है, अभी नहीं है। ठीक है, बता दे रहा हूं, बस सुन लो क्या क्या होता है। पहला होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। दूसरा ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन या सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन बोलते हैं इसी को, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। तीसरा है ट्यूबुलर सिक्रीशन। ठीक है, यहां पर इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र किया गया है, लेकिन ट्यूबुलर सिक्रीशन के बारे में जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, तो ट्यूबुलर सिक्रीशन हम बताएंगे नहीं। ठीक है, ट्यूबुलर सिक्रीशन की यहां बात नहीं करेंगे। ठीक है, वो क्लास 11th में है। ट्यूबुलर सिक्रीशन में जो कुछ वेस्ट बचे रह जाते थोड़ा सा बोल देंगे हम। ठीक है, और देखो तो सबसे पहले क्या होता है
कि ग्लोमेरुलस के थ्रू जब ब्लड आगे पास होता है तो यहां से ब्लड फिल्टर होके ब्लड का जो पार्ट है, जो वेस्ट मटेरियल, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल निकल के कहां पे चले जाते हैं, बोमेंस कैप्सूल में आ जाते हैं। जो भी मटेरियल फिल्टर होके बोमेंस कैप्सूल में आया उन्हें ऑल टुगेदर मिला के क्या बोला जाता है, फिल्ट्रेट बोला जाता है। जब फिल्ट्रेट ट्यूबुलर पार्ट से गुजरता है तो इसमें जो इंपॉर्टेंट मटेरियल्स हैं, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो एक्सेस में वाटर होता है, उनको क्या कर लिया जाता है, रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाएगा, रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा। तो फिल्ट्रेट से जब इन मटेरियल को रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है तभी किसका फॉर्मेशन होता है, यूरिन का। किसका फॉर्मेशन होता है, यूरिन का। बस हमें इतना याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। अब कितना वाटर एब्जॉर्ब होगा, कितना वाटर एब्जॉर्ब होता है, ये डिपेंड करता है किस पे, अमाउंट ऑफ वाटर to be reabsorbed depends on पहला मतलब कहने का कि वाटर कितना रीअब्सॉर्ब होगा, फिल्ट्रेट से कितना वाटर रीअब्सॉर्ब होगा, ये मेनली दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। कितने फैक्टर पे डिपेंड करता है, दो फैक्टर पे। पहला, हमारे बॉडी में कितना वाटर अवेलेबल है, हमारे बॉडी में कितना वाटर अवेलेबल है, पहली चीज। दूसरा, हमें कितना वेस्ट बाहर करना है, हमें कितना वेस्ट बाहर करना है ये। और दूसरा, हमारे बॉडी में कितना पानी अवेलेबल है। जैसे होता नहीं, कभी हम पानी ज्यादा पीते तो यूरिन का फॉर्मेशन ज्यादा होता है। गर्मी में देखो ना, जब पानी ज्यादा पीते हो, ठंडी में देखो तो जब पानी ज्यादा पीते हो तो यूरिन का फॉर्मेशन ज्यादा, और पानी जब कम पीते हो तो यूरिन का फॉर्मेशन कम। मतलब कंसंट्रेटेड यूरिन बनती है। कैसे बनती है, कंसंट्रेटेड। बात समझ में आई। और देखो, तो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन द बॉडी। दूसरा, अमाउंट ऑफ वेस्ट टू बी excreted through urine। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, आ सकता है, ये इतना याद रखना, ठीक है, कि वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है या वाटर का जो रीएब्जॉर्प्शन होता है वो कितने फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो मेन दो फैक्टर पे, पहला बॉडी में कितना पानी की अवेलेबिलिटी है, दूसरा कितना सॉल्ट हमें रिमूव करना है, हमारे बॉडी में कितने वेस्ट हैं जिनको हमें क्या करना है, रिमूव करना है। ठीक है, ये दो फैक्टर हो गए जिसपे क्या होता है, यूरिन का फॉर्मेशन या बोलो कि वाटर का रीएब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है। ठीक, आ जाओ भैया। बाकी ये हमारा खत्म हो गया क्या, फिल्ट्रेशन। ठीक है, अब आपसे पूछेंगे कि यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो आप क्या बताओगे। ठीक है, यूरिन इज फॉर्म्ड बाय द नेफ्रॉन, ठीक है, विच इज द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द किडनी। ठीक है, तो बोलोगे जब यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है, जब नेफ्रॉन फिल्ट्रेशन करते हैं, ठीक है, तो उसके बोमेंस कैप्सूल में जो भी पार्ट आता है ब्लड फिल्टर होकर उसे फिल्ट्रेट बोला जाता है। और फिल्ट्रेट में वेस्ट मटेरियल के साथ साथ इंपॉर्टेंट मटेरियल्स होते हैं। जब इस फिल्ट्रेट से इंपॉर्टेंट मटेरियल्स को रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है तभी किसका फॉर्मेशन होता है, यूरिन का। ये इतना आपको लिखना है किसमें, हाउ यूरिन इज फॉर्म्ड इन ह्यूमन बॉडी। इतनी बात समझ में आई। अब देखो, अब यूरिन तो बन गई, यूरिन जब बन जाती है तो ये जाकर स्टोर कहां पर होगी, यहां पर आ गया, यूरिन यहां पे आ गई है, सारे नेफ्रॉन्स आके यहीं पे ओपन होते हैं। ये एक चौड़ा सा पार्ट होता है यहाँ पे, यहीं पे आके ओपन होते हैं। अब ये यहां से कहां पर आएगा, ब्लैडर में आएगा। कहां पे आएगा, ब्लैडर में। ठीक है, अभी हमारा जो ब्लैडर होता है ये कैसा होता है, मस्कुलर है। कैसा होता है ये, मस्कुलर है। ठीक है, अगर मस्कुलर है तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है और रिलैक्स हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है और रिलैक्स हो सकता है। ठीक है, तो यहां से
न्यूरॉन्स निकली होती हैं। क्या निकली होती हैं? न्यूरॉन्स। और ये जो न्यूरॉन्स होती हैं सेंसरी न्यूरॉन्स होती हैं। सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। ये मैसेज लेकर जाएंगी कहां तक? टू ब्रेन। ये यहां पे बोल देती, यहां पे क्या है? ब्रेन है। तो सेंसरी न्यूरॉन कहां तक गई? ब्रेन तक गई। अब बोलोगे दो दो ब्रेन भैया, नहीं, ये वहीं पे जाती, वहीं पे जाती, वही पार्ट यहां पे दिखा रहे हैं ऐसे। ये सेंसरी न्यूरॉन हो गई। फिर यहां से जो ब्रेन है, ठीक है, जैसे यहां पे यूरिन भरने लगता है ब्लैडर में, तो यहां से मैसेज आता है, किसको? ब्रेन को जाता है। फिर ब्रेन यहां पे मैसेज पास करेगा। क्या करेगा? ब्रेन मैसेज पास करेगा। किसके थ्रू पास करेगा? मोटर न्यूरॉन के थ्रू। ये कौन सी है? मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन, ठीक है। तो यहां से सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेकर जाती है ब्रेन को। ब्रेन वहां से मैसेज पास करता है, डिसीजन लेता है कि यूरिन पास आउट करना है कि नहीं करना है। तो वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू ब्लैडर को क्या भेजता है? मैसेज भेजता है। अब यहां पे मान लो हमें यूरिन पास आउट करना है, ठीक है। तो यहां से मोटर न्यूरॉन से मैसेज आया कि ये जो मसल्स है यहाँ की, ठीक है, ये मसल्स का बना होता है। ब्लैडर किसका बना है? मसल्स का बना है। तो यहाँ पे मैसेज आएगा इसके सिकुड़ने का, ठीक है। ये सिकुड़ेंगी, उसके अलावा जो स्फिंक्टर है क्या कर दिया जाएगा? ओपन कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? ओपन कर दिया जाएगा। तो ये जो यूरिन है यूरेथ्रा के थ्रू क्या हो जाएगा? पास आउट हो जाएगा। तो हमारी बॉडी, ठीक है, या जो यूरिनरी ब्लैडर है वो यूरिन पास आउट कैसे करेगा? तो वहां से हमारा जो ब्लैडर है ये अंडर न्यूरल कंट्रोल होता है, मस्कुलर ऑर्गन है और अंडर न्यूरल कंट्रोल होता है। जब ब्रेन से मैसेज आता है तो जो ब्लैडर है इनकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है और स्फिंक्टर को ओपन कर दी जाता है। तो जो यूरिन है यूरेथ्रा के थ्रू क्या हो जाएगा? बॉडी से पास आउट हो जाएगा। समझ में आया? तो इस प्रकार खत्म होता है हमारा एक्सक्रीशन टॉपिक, ठीक है। अब प्लांट में एक्सक्रीशन बचा है, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है एक्सक्रीशन इन प्लांट, ठीक है, 10 से 15 मिनट का होगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।